आप सभी का इस्तकबाल है। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस ब्रिज की, उस रेलवे ब्रिज की जो दुनिया के अंदर सबसे ऊंचाई पर बनाया गया है और इसे सबसे बड़ा और ऊंचा ब्रिज दुनिया के अंदर तस्वुर किया जाता है। और यह ब्रिज चिनाब वैली के अंदर है और इस हवाले से आज यहां पर एक ट्रॉली एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो ट्रॉली एक्सपेरिमेंट मरकजी वजीर रेलवे ने किया है। और इस हवाले से मरकजी रेलवे वजारत ने जम्मू कश्मीर के लिए कहा है कि ये एक मुबारकबादी का दिन है कि आज सबसे बड़े प्रोजेक्ट चिनाब पुल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है, उस ब्रिज पर आज ट्रॉली इंस्पेक्शन मुकम्मल हुआ है। उधमपुर से उन्होंने कहा कि उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला इंडियन रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के हर शहरी के लिए ये काफी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जारी साल के दिसंबर या आने वाले साल के जनवरी में इस ट्रैक पर रेलगाड़ी दौड़ेगी और इस रेल प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से खास तौर पर कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को, आम लोगों को, बिजनेसमैन को काफी फायदा हासिल होगा, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, जहां पहले ही शाहरा पर ट्रांसपोर्ट की आवाजाही मुतासर रहती है, अगर थोड़े से ही बादल छड़े, बारिशें होती हैं, बर्फबारी होती है, तो इस शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत में काफी दुश्वारियां आती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये रेलवे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि कन्याकुमारी से बारामूला तक रेलवे लाइन जो है वो कनेक्ट होगी और इससे न सिर्फ आम इंसान का वक्त बच सकता है बल्कि मसाफत भी कम वक्त में तय की जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ने कश्मीर के लोगों को हर वक्त रुलाया, चाहे वो विंटर्स हो चाहे समर्स के अंदर यहाँ की मेवा गाड़ियां जो स्टक हो जाती हैं, तो उस लिहाज से ये रेलवे ट्रैक काफी अहमियत का हामिल तस्वुर किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लोग भी दुआएं देते हैं, दुआएं करते हैं कि काश ये रेलवे ट्रैक फौरन से पेशतर मुकम्मल हो जाए। आप भी देख सकते हैं इस ब्रिज पर आज जो है ट्रॉली इंस्पेक्शन हुआ है। मरकजी रेलवे वजीर जो है वो यहाँ पर आए हुए थे, कई सारे सीनियर इंजीनियर साहिबान भी उनके हमरा थे। गौरव का दिन है भारत के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चिनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इस ब्रिज में आज ट्रॉली इंस्पेक्शन का कार्यक्रम है, जो कि ट्रैक ले करने के बाद में पहली बार जब ट्रॉली चलती है, ताकि किस तरह से ट्रैक की कंडीशन है उस सबको मॉनिटर किया जाता है। साथियों, उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, ये प्रोजेक्ट रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के और देश के हर निवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत जल्दी दिसंबर में, जनवरी के आसपास ये लाइन खुलेगी और इस पे ट्रेन दौड़ेगी। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, देश में एक नए काम करने का, बड़े काम करने का एक नया जज्बा है, एक नया मिजाज है, एक नया जोश है। इतना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का काम, अगर आप देखो उस एंड में ब्रिज की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन अकेले आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतनी बड़ी फाउंडेशन। और चूंकि ये सीस्मिक जोन है, रिक्टर स्केल 8 के हिसाब से इस ब्रिज को तैयार किया गया है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करीब 18,000 डेविडेक बार्स यूज किए गए हैं इसकी स्ट्रेंथ लाने के लिए। फिर 28,000 टन का स्टील यूज किया है। करीब 600 किलोमीटर की वेल्डिंग है, यानी 600 किलोमीटर की वेल्डिंग का मतलब हुआ कि जम्मू से दिल्ली तक जाने तक की वेल्डिंग है। यहाँ पे एफिल टावर से भी ऊंचा है ये ब्रिज। इसका एक एक पियर कुतुब मीनार से ऊंचा है। इतना विशाल, इतना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज
तभी पूरा होता है जब देश का नेतृत्व इतने बड़े काम को हाथ में लेकर उसको कंप्लीट करने के लिए एकदम फोकस्ड वे में, लेजर शार्प फोकस के साथ काम करता है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के कोने कोने को रेलवे से जोड़ रहे हैं, अच्छी ट्रेन्स ला रहे हैं, अच्छे स्टेशन बना रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, रेलवेज का यह भी दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने रेलवेज को 85% इलेक्ट्रिफिकेशन की है। यानी अब ये जो रेल चलेगी, बाज़ाब्ता तौर पर सरकार इसे बिजली पर चलाना चाहती है। उसमें कोई भी दूसरा कोई ईंधन नहीं डाला जाएगा, बल्कि बिजली पर चलाया जाएगा। और इस हवाले से 85% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है रूट की, वो जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल हुई है। बात करते हैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की, जिनका आज ट्वीट आया था। और ये ट्वीट आपको याद ही होगा कि किरण भाई पटेल, जो कि काफ़ी मशहूर भी है जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि काफ़ी मारूफ भी थे, और जैसे हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी भी दी गई थी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल भी उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर दिया गया था। फिर सिक्योरिटी एजेंसीज हो या जम्मू कश्मीर सरकार हो, उन पर सवालात उठाए गए मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, और कहा कि ये कौन सी सिक्योरिटी है, ये कौन सी सिक्योरिटी नहीं है कि आप फेक कॉनमैन को आपने जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी दी है और उन्हें बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो है एकोमोडेशन दी गई। न सिर्फ इतना बल्कि फौज के साथ भी उससे मुलाकात कराया गया है। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जबकि किरण भाई पटेल के धोखाधड़ी एक्ट का पर्दाफाश हो चुका है, उससे बड़ा जुर्म जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मल दिखाना है। यानी जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किरण भाई पटेल से जो है मुनासबत की है। यानी पीडीपी सदर का कहना है कि जिस तरह किरण भाई पटेल एक फेक इंसान थे और उसने फिर अपनी फेक आईडी बनाई थी और फेक अपना प्रोफेशन भी बनाया था और अपना फेक डेजिग्नेशन भी दी थी, और फिर जम्मू कश्मीर आकर उसने पेश किया था कि वो एक पीएमओ के दफ्तर में काम करने वाला ऑफिसर है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को जो बताया जा रहा है कि ये बेहतर है, अफजल है, बेहतरीन है, ये भी किरण भाई पटेल की तरह है। बल्कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह उससे भी बड़ा जुर्म है कि जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मल दिखाया जाता है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि असल सूरत हाल के बरक्स जम्मू कश्मीर के हालात को मुतवाज़ी बनाना और फिर उस पर यकीन रखने वाले कश्मीर बनाकर पेश किया जाता है। नटशल में महबूबा मुफ्ती यही कहती है कि जिस तरह से किरण भाई पटेल एक धोखा था, वैसा ही धोखा जम्मू कश्मीर के अंदर यह भी है कि यहां की सिचुएशन को बेहतरीन करा दिया जा रहा है, पुरामुन करा दिया जा रहा है। राहुल गांधी मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई क्या हुए कि उसके बाद उसका ट्विटर हैंडल जब हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपकी नजर करेंगे। ये है राहुल गांधी का वो प्रोफाइल जो ट्विटर का है, जिसमें उन्होंने अपने रेड मार्क में हमने दिखाया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि डिस्क्वालिफाइड एमपी। यानी दिस इज द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ राहुल गांधी, मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड डिस्क्वालिफाइड एमपी। ये खुद ही अपना जो प्रोफाइल है वो उन्होंने एडिट किया, क्योंकि आपको याद ही होगा सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी इस वजह से कि उन्होंने मोदी कास्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था और उस पर हद की इज्जत का केस जो गुजरात के ही एक लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा एक मेंबर थे और उन्होंने केस किया था, जिस पर अब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। और जब किसी को भी सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद कानून है कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर वो कोई भी मेंबर है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने भी अपने आप एहतजाजन नहीं बल्कि तनकीदन हम कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि द डिस्क्वालीफाइड एमपी। इधर जब पूरे मुल्क के अंदर राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन या उसे सजा सुनाने को लेकर एहतजाज हुए हैं, वहीं पर अशोक कोल जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है,
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी को कानून ने डिस्क्वालीफाई किया है। अशोक कौल का कहना है कि उसका केस यानी राहुल गांधी का केस 4 साल से चल रहा था, जज ने फैसला सुनाया और कानून कहता है कि जो कोई मेंबर मुजरिम करार पाया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है तो उसकी लोकसभा मेंबरशिप खत्म हो जाती है। वैसे राहुल गांधी पहले ऐसे मेंबर नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के भी 4-5 मेंबरान समेत 20 के करीब लोगों को भी इस अमल से गुजरना पड़ा। तो राहुल गांधी पहले वो चेहरे नहीं है कि जिससे अब एहतजाज करना पड़े। करना है वैसे क्या है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सदस्यता रद्द की, ऐसा नहीं है। 4 साल से वो वहाँ चल रहा था अदालत में उसका वो केस, और उस केस के बाद अदालत के जज ने फैसला दिया। और कानून हमारा कहता है कि भाई अगर कोई सदस्य और वो कन्विक्ट हो जाएगा, उसको सज़ा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता उसी समय रद्द हो जाती है। और अभी तक केवल राहुल जी की रद्द नहीं हुई है, 20 से अधिक लोगों की रद्द हुई है। 4-5 भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई है। ये कोई नई बात है, इसको इतना बड़ा ये बना रहे, इशू बना रहे, ये कोई बड़ा इशू चाहती है इंतखाब करा भी। और यहाँ हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं और अच्छे होंगे, और इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन के बाद और अच्छे हालात कश्मीर के होंगे यहाँ। चलिए अगली खबर में बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस भी मुल्क भर के अंदर जहां एहतजाजी लहर जारी रखी हुई है, वहीं पर श्रीनगर के अंदर भी आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। श्रीनगर के अंदर इस मुजाहरे में तारिक हमीद कर्राब भी थे, गुलाम अहमद मीर जो कि साबिका सदर है कांग्रेस के वो भी थे, गुलाम नबी मोंगा भी थे, और भी लीडरान यहाँ पर थे। सरिंदर सिंह चन्नी भी हमें नजर आ रहे हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद भी इसमें नजर आ रहे हैं, और न जाने कितने कांग्रेस वर्करान जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। और इस मौके पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्लियामेंट ने गैर जमहूरी तरीके से राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन की है। आज मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि किस कानून के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये गुलाम अहमद मीर कहते हैं। हालांकि अशोक कौल कहते हैं कि उसे कानून के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन गुलाम अहमद मीर कहते हैं कि किस कानून के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। राहुल गांधी मुल्क की एक तवाना आवाज है, एक मजबूत आवाज है, जो गरीबों, बेरोजगारों और जरूरतमंदों की आवाज है, ये गुलाम अहमद मीर कहते हैं। गुलाम अहमद मीर ये भी कहते हैं कि सरकार राहुल गांधी की आवाज बंद करने की लाख कोशिश करे तो और करोड़ों आवाजें उठेंगी। उन्होंने कहा कि अडानी की शेल कंपनी के जरिए 20 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, उसका कोई मालिक क्यों नहीं निकल रहा है? यही सवाल जब राहुल गांधी पूछ रहा है तो एक मोदी को बचाने के लिए ऐसे इकदामात उठाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट ने गैर जमहूरी तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी की अंजाम दी। आज देश जानना चाहता है कि ये कौन सा कानून है, कौन सा तरीका है जो आपने इख्तियार किया, जिसके तहत आपने एक मजबूत देश की आवाज, एक बुलंद आवाज, गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, किसानों की आवाज को बंद करने की कोशिश की। इससे राहुल गांधी न डरने वाले हैं न पीछे हटने वाले हैं। एक आवाज वो बंद करेंगे, करोड़ों आवाजें सड़कों पर निकलेंगी, करोड़ों आवाजें राहुल गांधी के बदले यही सवाल पूछेंगे। 20,000 करोड़ अडानी के शेल कंपनीज के थ्रू इन्वेस्ट हुआ है, तो ये 20,000 करोड़ किसके हैं? उसका मालिक क्यों नहीं निकल रहा है कोई? वो सवाल जब राहुल गांधी पूछ रहा है तो पूरी सरकार को, पूरी मिनिस्ट्री को, पूरे तंत्र को मतलब हीट होती है और वो एक मोदी को बचाने के लिए सामने आते हैं। मगर सवाल जूं का तू है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लाइक माइंडेड जो अब देश में तकरीबन बहुतात में है, सारे लाइक माइंडेड पार्टीज इस वक्त एक सवाल पूछ रहे हैं। 20,000 करोड़ अडानी के शेल कंपनीज में फॉरेन मनी आया हुआ है, ये देश जानना चाहता है ये किसका पैसा है, आया कहां से। आज हमारा इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर ये सत्याग्रह, संकल्प सत्याग्रह जिस पर हम बैठे, ये देशव्यापी है। तो इसलिए आगे आगे इसके और प्रोग्राम बनेंगे पूरे देश में। आज ही आपने सुना राजघाट में जाने का था सारी सीनियर लीडरशिप को, वहां दफा 144 लगाकर नहीं दिया।
आखिरकार ये मोमेंट तो बढ़ती जाएगी। एक दिन आप सुनेंगे पूरे देश में दफा 144, क्योंकि पूरे देश। उधर डोडा के अंदर भी कांग्रेस वर्करों की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस दौरान राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से आवाज उठाई गई और राहुल गांधी के हक में भी नारेबाजी की गई। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो अनडेमोक्रेटिक स्टेप उठाया है, ये तो उठाते जा रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी जी का ताल्लुक है, राहुल गांधी जी ने जब भी पार्लियामेंट बात की पार्लियामेंट में, तब उन्होंने लोगों की बात की, यहाँ की बेरोजगारी की बात की, लोगों की परेशानी की बात की। और राहुल गांधी जी ने यह क्वेश्चन वहां किया कि भाई ऐसा क्या है कि चंद लोग जो है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चला रहे हैं, इतना क्या है, कौन सा हमारे मोदी जो है वो अडानी के साथ कौन से उनके ताल्लुकात हैं, कौन से रिलेशन उनके हैं कि जहां भी कोई बिजनेस है वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको उसका फायदा मिलता है। और हाल ही में उन्होंने ये भी बोला कि अगर गुजरात में कहीं अडानी ने 20,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट किया है, कि भाई वो पैसा कहां से आया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस सेवा दल अंजू जराल, तो जो जहाँ तक सस्पेंशन की बात है राहुल गांधी की, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, अनडेमोक्रेटिक फैसला है। क्योंकि देखो, इस वक्त हमारे राहुल गांधी जो है, जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो भी गरीबों की लड़ाई लड़ता है या तो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, तो मोदी सरकार उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि मोदी को हमारे जो नाज़रीन, श्रीनगर के लाल चौक के अंदर घंटाघर एक मिसाल है, एक निशानी है, एक सिंबल है और इससे जम्मू कश्मीर की, खासतौर कश्मीर वादी की एक पहचान है। लेकिन आपको हम बताते चले कि यूं तो श्रीनगर के लाल चौक का यह घंटाघर एक मरकज और निशानी बनी हुई है, वही वो कोई जमात नहीं जो इस घंटाघर की अहमियत समझते हुए झंडा न चढ़ाती है। लेकिन इस घंटाघर के चारों तरफ जो क्लॉक लगे हैं, जो घड़ियां लगी हुई हैं, उसमें एक ही बाजार के अंदर 4 वक्त जो है इस घड़ी के अंदर जाहिर हो रहे हैं। बाज घड़ियां खराब भी हो चुकी हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन शहरी श्रीनगर को स्मार्ट बनाने निकली है, लेकिन घड़ी ठीक नहीं की जाती है और स्मार्ट बनाने निकली है। अब जबकि कई बार इस हवाले से आवाज भी उठाई गई, लेकिन फिर भी जो कंसर्न ऑफिशियल्स है उनकी नींद नहीं टूटती है। और ये मरकज भी है, यहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं। जो बाहर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे लाल चौक देखने के लिए, जहां पर उन्हें पता चलेगा कि बीजेपी कहां पे झंडा लहराती है, कांग्रेस कहां पे झंडा लहराती है, कोई और तंजीम कहां पे झंडा लहराती है, क्या वही ये लाल चौक है। फिर यहां आकर जब वो देखते हैं कि घड़ियों की सुई ही नहीं है या घड़ी का कोई टाइम ही नहीं है, या एक दिन के 1 बजे यहाँ शाम के 6 बजे होते हैं, तो इंप्रेशन क्या जाएगा। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ी सी शर्म भी होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर सोचना भी चाहिए। फैसल हमारे नुमाइंदे लाल चौक से ही हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के घंटाघर के सामने और आपको पता होगा ये जो घंटाघर है पूरे मुल्क में मशहूर है, क्योंकि ये लाल चौक जो हमारा बिजनेस हब है उसके बीचों बीच है। और आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी कोई सयाह आता है तो ये घंटाघर जो है उस सयाहों का मरकज रहता है। सियासी रैली हो तो यहीं से स्टार्ट होती है, कोई भी प्रोटेस्ट हो तो यहीं से स्टार्ट होता है। ये मरकज है पूरे कश्मीर का। लेकिन आपको मैं आज एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि ये जो घंटाघर है इसमें 4 क्लॉक लगे हुए और चारों क्लॉकों में जो है डिफरेंट 4 टाइमिंग्स है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त एक साइड है इसका, ये क्लॉक जो इस पे लगा हुआ है ये जो पूरी तरीके से बैठा हुआ है, और राइट साइड जो इसका क्लॉक है उसमें इस वक्त करीबन 12:30 बजे हुए हैं। एक और जो इस बैक साइड का जो क्लॉक है उसमें 1 बजे हुए हैं, और जो इस साइड का ये लेफ्ट वाला साइड है इसमें इस वक्त 7:15 बजे हुए हैं। यानी ये जो मशहूर घंटाघर है बिल्कुल लाल चौक के बीचों बीच है, इसमें जो 4 क्लॉक्स लगे हुए हैं चारों के जो डिफरेंट टाइमिंग है। आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल बड़ा मशहूर घंटाघर है, ये पूरे मुल्क में मशहूर है। जब भी सयाह आते हैं तो पहले यहाँ पे पहुँचते हैं।
जब भी कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे फ़ोटो खींचता है और मरकज़ रहता है हमेशा सियाहों का या जो यहाँ के लोकल है उनका भी ये मरकज़ रहता है। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि पूरे शहर में इस वक्त स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहे हैं, करोड़ों रुपया जो है इस वक्त लगाया जा रहा है, लेकिन किसी का भी फोकस, किसी का भी तवज्जो इन क्लॉक्स पे अभी तक नहीं पड़ा कि काफ़ी टाइम से ये क्लॉक्स बैठे हुए हैं, इनमें कोई टाइमिंग ही नहीं है, एक क्लॉक इनमें बैठा हुआ है, लेकिन किसी का भी अभी तक इसमें कोई तवज्जो नहीं रही, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। सियासतदान हो वो भी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचते हैं, कोई समाजी कारकुन हो वो भी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचता है, एहतिजाज की बात हो तो स्टार्ट यहीं से होता है, सियासी रैली की बात हो तो यहीं से होता है, लेकिन अभी तक इस घंटाघर के जो क्लॉक्स है इस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि क्यों आज तक इनकी टाइमिंग जो है गलत रही, क्यों इसको आज तक ठीक नहीं किया गया। बड़ा ही अहम सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि क्यों आज तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, क्यों इसको आज तक इसकी टाइमिंग जो है ठीक नहीं की गई। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। ये था मरकज का हाल, यानी लाल चौक का हाल। वो लाल चौक जहां पे हर कोई झंडा लहराने के लिए आता है और हर किसी के दिल में ये बात होती है कि वो कब लाल चौक आ जाए और झंडा लहराए। लेकिन इस लाल चौक की टाइमिंग, जो क्लॉक टावर की टाइमिंग है, वो डिफरेंट है। आपने खुद भी देखा है, फैसल ने भी देखा है। नाज़रीन, जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है तब से लेकर लगातार हमारे न्यूज़ रूम को भी ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बिजली की जो कटौती है वो शुरू हो चुकी है, गैर एलानिया कटौती शुरू हो चुकी है और इस हवाले से मुतअद्दिद इलाकों के लोग आए रोज़ एहतिजाज करते हैं और ये शिकायत भी करते हैं कि उनके इलाकों में बिजली की आंख मचोली इन मुतबरक अयाम के दौरान शुरू हो चुकी है। हालांकि माह रमज़ान से कबल ही मीटिंगें भी होती हैं, फिर जो इंतज़ामिया है वो बुलंदबांग दावे भी करते हैं, बिजली हो, पानी हो, दीगर चीज़ें हो, बुनियादी सहूलियात हो, उसको वाफिर मिकदार में दस्तयाब रखने की। लेकिन बिजली को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की पोल खुल गई है। त्राल के लोगों ने भी आज इसी तरह की शिकायत की है और त्राल के अंदर लोगों का कहना है कि माह रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू होने के साथ ही बिजली कटौती में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिससे मुकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि जो मार्च के महीने में महकमा बिजली ने नया शेड्यूल जारी किया था, लेकिन उस शेड्यूल के मुताबिक पूरे सब जिला को बिजली फराहम नहीं की जा रही है। लोगों ने मजीद बताया कि सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली की आंख मचोली ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ त्राल में मैं बताऊंगा कि रमज़ान से पहले जो बिजली यहाँ पर मुहैया थी उससे रमज़ान के महीने बदतर पोजीशन हो गई है। हम देखते हैं कि जो नया शेड्यूल इन्होंने दिया है उसमें 4 घंटे के बाद कटौती है, लेकिन वो 4 घंटे हमने बिजली देखी नहीं। दिन भर जो दिन का माहौल है, दिन में बिजली 10 मिनट रहती है, 10 मिनट के बाद गायब हो जाती है, फिर 10 मिनट छोड़ते हैं, 10 मिनट, यही कटौती 10-10 मिनट के बाद जारी है। शाम के वक्त कुछ फ़र्क रहता है, लेकिन जो शेड्यूल उन्होंने दिया है उस शेड्यूल के हिसाब से बिजली हमें मुहैया नहीं है। यहाँ लोग, हमारा कटेलमेंट शेड्यूल था, वी आर मेकिंग श्योर कि प्रॉपरली एडहर हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हमारा मौसम है उसमें थोड़ी चेंजेस आ गई। दैट इज़ वाई कि हमारा जो लोड है स्टेशंस पे वो बढ़ना स्टार्ट हो गया और हमारे को जैसे ही गाइडलाइंस बिमना से और बाकी ग्रिड स्टेशन से अवेल होती हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम उसको। सिस्टम कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए और सिस्टम को अपलिफ्ट करने के लिए हमें फोर्स कट करने पड़ते हैं कुछ। मोरओवर